बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, सो कोई बेटे क्वेश्चन है किसी का यहाँ तक? हाउ डिड वी सिलेक्ट स्टडी पॉपुलेशंस फॉर अ कोहॉर्ट स्टडी? यहाँ तक अगर किसी की कोई कंफ्यूजन हो, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क। ओके जी, ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो नाउ वी हैव टू डिस्कस टाइप्स ऑफ कोहॉर्ट स्टडीज, राइट? अच्छा, जब हम कोहॉर्ट स्टडीज की टाइप्स की बात करते हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोहॉर्ट स्टडीज। एक को हम कहते हैं प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट और एक को हम कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट। ठीक है, कल मैंने आपको डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज भी बताई थी, डिफरेंट डिफरेंट स्टडीज को हम क्या कहते हैं, तो उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट और एक है रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट। ठीक है जी, सो बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को आपने जरा अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। ओके, लेट्स से हमने सेम स्टडी करनी है स्मोकिंग और लंग कैंसर की, लेकिन किसके अंदर करनी है? स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में करनी है। ठीक है, मैं आपसे कहता हूं कि मुझे आप एक स्टडी कंडक्ट करके दें, कोहॉर्ट स्टडी, जिसमें आप ये देखें कि जितने स्कूल गोइंग चिल्ड्रन बच्चे जो स्मोकिंग करते हैं उनमें से कितनों को लंग कैंसर लेटर ऑन लाइफ में जाके डेवलप होता है। ठीक है, मैं ये करता हूं कि मैं एक स्कूल डिफाइन कर लेता हूं, स्कूल की एक पॉपुलेशन डिफाइन कर लेता हूं, एक क्लास, लेट से क्लास 7th से फॉर एग्जांपल, या इससे भी बल्कि छोटी क्लास, लेट से क्लास 1 के बच्चे मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। क्लास 1 में कितनी एज का होता है बच्चा? में भी 5 साल का। ठीक है, ओके फाइन। अब जनाब मुझे क्या ग्रुप चाहिए इनिशियली? एक एक्सपोज्ड का ग्रुप चाहिए और एक अनएक्सपोज्ड का ग्रुप चाहिए। क्लास 1 में बच्चे स्मोकिंग करते हैं? नॉट रियली, मे बी 1 in a million। ठीक है, मे बी शायद वो भी नहीं। दैट मीन्स कि इनिशियली मुझे वेट करना पड़ेगा कि ये बच्चे थोड़े से बड़े हों, अपनी टीन एज में पहुंचे और इसमें से कुछ बच्चे स्मोकिंग स्टार्ट करें। जब ऐसा होगा, और लेट से जो हम एवरेज एज देखते हैं रिसर्चेस से हमें पता चलती है, सर्विस से, वो ये है कि बच्चे 13-14 साल की एज में स्मोकिंग स्टार्ट करते हैं। से फॉर एग्जांपल मैं 15 की एज ले लेता हूँ। 1 क्लास में थे जब बच्चे, मैंने उनको अपना पॉपुलेशन में डिफाइन कर लिया था। अब मैंने वेट करना है वो बच्चे 15 साल के हों, यानी अगले 10 साल मैंने वेट करना है सो दैट वो अपनी स्मोकिंग स्टार्ट करें। ठीक है, अब जब वो 15 साल के हो गए, उन्होंने स्मोकिंग स्टार्ट कर दी, अब अगर उनमें से कुछ बच्चों को स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर होना है तो उसके लिए कितना टाइम चाहिए उनको? तकरीबन कम से कम इंक्यूबेशन पीरियड कितना था लंग कैंसर का? क्या मैंने बताया था? 10 साल। इसका मतलब है अब जब तक वो बच्चे 15 साल की एज में स्मोकिंग स्टार्ट की, जब तक वो एडल्ट होके 25 साल के नहीं हो जाते, तब तक मेरी कोहॉर्ट स्टडी चलती रही। तो इसका मतलब है मेरी कोहॉर्ट स्टडी कितनी लंबी हो गई? 20 साल की। ठीक है, मुझे ये बताओ कि मैंने कौन सी अप्रोच यूज करके बच्चों को सिलेक्ट किया? फर्स्ट अप्रोच को यूज किया या सेकंड अप्रोच को यूज किया? हमने पिछले सेशन खत्म करते हुए 2 अप्रोचेस पढ़ी थी ना पॉपुलेशन को सिलेक्ट करने की। पहली अप्रोच में हम ये करते थे कि ऑक्यूपेशन की बेसिस पे लोगों को एक्सपोज्ड और अनएक्सपोज्ड सिलेक्ट कर लेते थे। दूसरी अप्रोच हमने ये पढ़ी थी कि हम पहले एक पॉपुलेशन डिफाइन कर लेते थे, उसके अंदर फिर हम वेट करते थे कि एक्सपोजर डेवलप हो, फिर एक्सपोजर जब आ जाता था फिर हम वेट करते थे कि डिजीज डेवलप। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अभी जो मैंने आपको स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, स्मोकिंग और लंग कैंसर की एग्जांपल दिए, इसमें क्या मैंने पहली अप्रोच यूज की या दूसरी अप्रोच यूज की बच्चों को सिलेक्ट करने की? दूसरी सर। दूसरी अप्रोच यूज की। ठीक है, और कोई? यस सर, सेकंड अप्रोच की सर।
सेकंड अप्रोच किए, बिल्कुल ठीक है सेकंड किए। क्यों सेकंड किए? क्योंकि भाई मेरे लिए पॉसिबल नहीं था इस केस में, क्योंकि मुझे काम ही स्कूल गोइंग चिल्ड्रन पे करना था और छोटी एज के बच्चों पे करना था। तो छोटी एज के बच्चे तो स्मोकिंग नहीं करते, मेरे लिए पॉसिबल था ही नहीं कि यहाँ पे मैं फर्स्ट अप्रोच यूज करता। क्लियर, गॉट माई पॉइंट? तो ऑल्दो मुझे पता है फर्स्ट अप्रोच मेरे 10 साल बचा जाती, वो जो 10 साल मैंने वेट किया ना एक्सपोजर डेवलप होने का, वो 10 साल मेरे बच जाते, लेकिन मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं था, सिचुएशन ही ऐसी नहीं थी। 1 क्लास के तो बच्चे स्मोकिंग ही नहीं करते, मैं तो कर ही नहीं सकता था। हाँ, अगर यही स्टडी में कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स या यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स में कर रहा हूं, तो वहां पे मैं बिल्कुल फर्स्ट अप्रोच यूज कर सकता हूँ, वहां पे मेरे 10 साल बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि कॉलेज गोइंग जो स्टूडेंट होता है वो 17-18 साल का होता है, दैट मीन्स जिसने स्मोकिंग करनी है वो 17-18 की एज में कर देता है स्टार्ट। और इसी तरह यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट, जैसे आपकी बेटे एज के लोग हैं, 18-19-20 साल के जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी अगर किसी ने स्मोकिंग करनी हो तो इस एज में वो स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आप लोगों के साथ मैंने कोहॉर्ट स्टडी करनी हो तो यहाँ पे दैट इज वेरी मच पॉसिबल कि मैं फर्स्ट अप्रोच यूज करके आपको स्टडी पॉपुलेशन में ले, लेकिन स्कूल चिल्ड्रन के अंदर वो पॉसिबल नहीं है। तो चलो गुड, पहले तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमने सेकंड अप्रोच यूज किया। अब ये वाली जो अप्रोच यूज करके हमने कोहॉर्ट स्टडी की है, इस टाइप की स्टडी को, ये पहली टाइप है, इसको हम कहते हैं प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट। क्या कहते हैं? प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट। प्रोस्पेक्टिव इज समथिंग व्हिच इज बेस्ड ऑन योर फ्यूचर। हम नॉर्मली इंग्लिश में भी ये टर्म यूज करते हैं ना, अच्छा जी फलानी चीज के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, मेरी जॉब के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, या समथिंग लाइक दैट। तो प्रोस्पेक्टिव अप्रोच हम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने आज लेट से हमने ये स्टडी, आपकी बुक की एग्जांपल में इसलिए ले रहा हूं एग्जैक्टली ताकि जब आप बाद में पढ़ो तो आपको आसानी। लेट से हमने जब ये स्कूल वाली, ये यही वाली अभी जो मैंने एग्जांपल दिया, हमने स्टडी स्टार्ट की, तो दैट ईयर वाज 2012। 2012 में मैंने स्टडी स्टार्ट की और 2012 में मैंने जाके अपनी एक पॉपुलेशन डिफाइन कर ली कि ओके फलाने स्कूल के 1 क्लास के बच्चे मेरी डिफाइंड पॉपुलेशन है, इन्हीं का मैंने वेट करना एक्सपोजर होने का। अब 2012 में जो बैच, जो बच्चे जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन 1 क्लास में थे, उनको मैंने अंडर ऑब्जर्वेशन रख लिया और 10 साल का मैंने वेट करना है। आज क्या है? अभी 2020, दैट मीन्स वो बच्चे इस वक्त होंगे क्लास 9th। 2 साल फर्दर मैंने अभी वेट करना है, बाय द टाइम वो बच्चे फर्स्ट ईयर में आ जाएं 2022 में, अपने 10 साल पूरे कर लें और फर्स्ट ईयर में आने तक जिसने स्मोकिंग स्टार्ट करनी है वो स्मोकिंग स्टार्ट कर दे। यानी 2012 में मैंने स्टडी स्टार्ट की टेक्निकली, लेकिन 10 साल में सिर्फ वेट कर रहा हूं कि कौन सा स्टूडेंट स्मोकिंग स्टार्ट करता है, कौन सा नहीं करता। 2022 आ गया, अब लेट से कि 50 बच्चों ने स्मोकिंग स्टार्ट कर दी 2022 में। अब इन सारे बच्चों को मैंने फॉलो अप करना है कितने साल के लिए? अगले 10 साल के लिए, क्योंकि हमें पता है स्मोकिंग से लंग कैंसर तक का जो टाइम पीरियड है वो मिनिमम 10 ईयर्स है, इससे ज्यादा भी होता है बहुत लोगों को। तो इसका मतलब है 2022 में मैंने उनको फॉलो अप करना शुरू किया और कहां तक जाना है? 2032 तक। तो आई मीन ये एक स्टडी करने के लिए मैंने कितना अरसा वेट करना है? 2012 से लेके 2032 तक, 20 साल की स्टडी। उसमें शायद मेरे सिर के बाल सफेद हो जाए, ठीक है, शायद मुझे कुछ हो जाए, मैं ना रहूं, दैट इज ऑल्सो वेरी मच पॉसिबल। समटाइम्स इट हैपन्स कि रिसर्च स्टडी लंबी होती है, कोहॉर्ट स्टडी, और रिसर्चर की लाइफ बीच में चली जाती है। तो क्योंकि एक ही रिसर्चर नहीं होता, पूरी टीम होती है, तो स्टडी फिर वो चलती रहती है, तो दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। तो इसको हम कहते हैं प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट। अच्छा, अब प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट में भाई बड़ा प्रॉब्लम है, तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग। समटाइम्स ये होता है कि वी आर लकी इनफ दैट वी कैन कंडक्ट अ रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट। मैंने कहा समटाइम्स वी आर लकी इनफ, हमेशा रेट्रोस्पेक्टिव करना पॉसिबल नहीं होता। अब इसी को एग्जांपल लेके चलते हैं। लेट से कि हमने यही 2012 में अपनी स्टडी स्टार्ट करनी है, वही कोई स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के ऊपर, और वही हमने उनका लंग कैंसर का डेवलपमेंट देखना।
ठीक है। अच्छा, अब जनाब हुआ ये कि 2012 में जब मैंने डिसाइड किया कि मैंने स्कूल गोइंग चिल्ड्रन पे एक क्लास 1 के चिल्ड्रन पे मैंने एक कोहॉर्ट स्टडी डिजाइन करनी है, जो जिसमें मैं देखूंगा कि उनको लंग कैंसर डेवलप होता है या नहीं होता। तो अभी मैंने स्टडी डिजाइन की। मुझे फॉर्चुनेटली जब मैं एक स्कूल में गया तो मुझे वहां पे पुराना कोई उनका रिकॉर्ड, रूस्टर, रजिस्टर कुछ मिल गया, जहाँ पे 1992 के अंदर कोई एक एनजीओ आई थी और उन्होंने वहां पे बच्चों को डिफाइन किया था फॉर वन पर्पस और द अदर। किसी भी पर्पस के लिए, जरूरी नहीं है कि उन्होंने कोई कोहॉर्ट स्टडी के लिए किया। उन्होंने 1992 में कुछ बच्चों को सेपरेट आउट करके एक लिस्ट बनाई थी या कुछ भी था जो मुझे मिल गया। 2002 में उसके 10 साल बाद कोई सर्वे करने लोग आए थे और उन्होंने देखा था कि 2002 में उस वक्त जो बच्चे फर्स्ट ईयर में थे, जो 1992 में क्लास 1 में थे, तो 2002 में उन्होंने देखा कि उनमें से कितने बच्चे स्मोकिंग करते हैं। ठीक हो गया, ये डेटा मुझे मिल गया। मैंने स्टार्ट में कहा कि समटाइम्स वी आर लकी इनफ, ये हमेशा ऐसे नहीं होता। अब आज 2012 है और मैंने ये कोहॉर्ट स्टडी डिजाइन करनी थी, प्रोस्पेक्टिव करनी थी। इसका मतलब है मेरे दिमाग में एटलीस्ट भी था कि मुझे 2032 तक वेट करना है अगर मुझे कोहॉर्ट स्टडी करनी। अब क्योंकि मैं लकी बहुत था, 1992 की मुझे डिफाइंड पॉपुलेशन मिल रही थी, 2002 का मुझे उसी पॉपुलेशन का स्मोकिंग सर्वे मिल गया था। तो आज 2012 में मैं डायरेक्टली ये देखना स्टार्ट कर सकता हूं कि जो लोग स्मोकिंग करते थे उनमें से कितनों को 10 साल बाद लंग कैंसर हुआ, कितनों को नहीं हुआ, और जो लोग स्मोकिंग नहीं करते थे उनमें से 10 साल बाद कितनों को लंग कैंसर हुआ और कितनों को नहीं हुआ। इन 2012 में ही मैंने स्टडी स्टार्ट करनी है और मैं इतना लकी हूं कि 2012 में ही मेरे पास सीधा डिजीज या आउटकम डेवलप हुआ हुआ आ रहा है। इसको हम कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट, यानी मैंने पास्ट का डेटा उठा के, पास्ट का एक्सपोजर उठा के प्रेजेंट में उनकी डिजीज या उनके आउटकम को मैं स्टडी कर रहा हूं कि किसको डेवलप हुआ किसको नहीं। यह है रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट। इससे हमें बहुत ज्यादा फायदा ये होता है कि हमारा टाइम बेइंतहा 20 साल, 25 साल, 30 साल बच जाते हैं। लेकिन ड्रॉबैक क्या है कि भाई हर बार हमें ऐसा डेटा, हमें हॉस्पिटल्स वगैरह से समटाइम्स ऐसा डेटा मिलने के चांसेस होते हैं, लेकिन हॉस्पिटल्स भी बेटा नॉर्मली इतना अच्छा रिकॉर्ड कीपिंग नहीं करते, इतना पुराना डेटा वो भी सेव नहीं करते। फिर ये भी होता है कि भाई 20 साल पहले आपने जिस पॉपुलेशन को सर्वे किया था, आज 20 साल बाद कौन कहाँ है, वो और रीजंस की वजह से उनकी डेथ हो गई, आधे यंगस्टर से, आधे से ज्यादा कंट्री से बाहर चले गए, XYZ, वही लॉस टू फॉलो अप वाला प्रॉब्लम। ठीक है, तो ड्रॉबैक ये कि रेट्रोस्पेक्टिव करना हर बार हमारे बस में नहीं होता। इसके लिए हमें वी नीड टू बी लकी एज वेल, हमारे पास बड़ा अच्छा रिकॉर्ड होना चाहिए। हाँ, ये जरूर हो सकता है जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में रिकॉर्ड कीपिंग बड़ी जबरदस्त की जाती है और बड़ी एडवांस लेवल पे की जाती है और बड़ा पुराना रिकॉर्ड भी आपको मिल जाता है। तो ये जरूर हो सकता है कि अगर हम फ्यूचर में रिसर्चेस करना चाहते हैं तो हम आज से अपना रिकॉर्ड कीपिंग को इतना जबरदस्त मेंटेन करना शुरू कर दें कि फ्यूचर में आके किसी ने भी रेट्रोस्पेक्टिव को हॉट करनी है तो उसको 20, 30, 40, 50, 100 साल पुराना रिकॉर्ड मिलता रहे। ये जरूर हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक और बात, ये बात प्लीज अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो, इससे कंफ्यूज नहीं होना कि जब हम कह रहे हैं रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट तो स्टिल वो कोहॉर्ट स्टडी ही है। रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट को केस कंट्रोल से कंफ्यूज नहीं कर देना, मिक्स नहीं करना दोनों को, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि केस कंट्रोल का भी एक नाम हमने कल लिया था रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी, तो वो रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी थी, ये रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी है। कोहॉर्ट नाम के साथ लग जाएगा तो इसका मतलब है कोहॉर्ट स्टडी की टाइप है। जहां हमने सिर्फ रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी कहा था वो केस कंट्रोल स्टडी का दूसरा नाम। तो दोनों का ना तो नाम कंफ्यूज करना है, ना दोनों का डिजाइन कंफ्यूज करना है। केस कंट्रोल में डिजाइन हमेशा वही रहेगा
कि आपने केसेस और कंट्रोल्स के साथ स्टार्ट करना है और हिस्ट्री में जाके उनका एक्सपोजर देखना है। कोहॉर्ट चाहे हम वो प्रोस्पेक्टिव करें चाहे हम वो रेट्रोस्पेक्टिव करें, इसका डिजाइन हमेशा ये रहेगा कि आपने एक्सपोजर से स्टार्ट करना है, एक्सपोज्ड एंड अनएक्सपोज्ड, और डिजीज डेवलप होने का वेट करना है। बेटे देखो, जब हम रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट करें तब भी हमने स्टार्ट 2002 में वही लिया है कि कौन स्मोकिंग करता है कौन स्मोकिंग नहीं करता है, एक्सपोज्ड कौन है अनएक्सपोज्ड कौन है, और 2012 में हमने यही देखा है कि डिजीज किस में डेवलप हो रही है और किस में नहीं हो रही। केस कंट्रोल में हम हमेशा केसेस और कंट्रोल्स, डिजीज और नॉन डिजीज से स्टार्ट करते हैं। तो ये चीज में कभी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। समटाइम्स एक तीसरी टाइप भी है, समटाइम्स इसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन अप्रोच। उसमें ये होता है कि हम प्रोस्पेक्टिव एंड रेट्रोस्पेक्टिव टाइप्स को दोनों को इकट्ठे साथ लेके चलते हैं, कॉम्बिनेशन अप्रोच करते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि एक्सपोजर हमें मिल जाता है पास्ट रिकॉर्ड से, ठीक है, और डिजीज डेवलपमेंट हम फ्यूचर में देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल यही जो भी मैंने लेके चली, अब ये थर्ड अप्रोच होगी ना, थर्ड टाइप हो गई आप कह लो, थर्ड टाइप कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव एंड रेट्रोस्पेक्टिव। यही स्कूल वाले एग्जाम्पल लेके चलते हैं। 2007 में 2012 है, लेट्स से आज हम 2012 में, 2007 में मुझे फर्स्ट ईयर के बच्चे जो 2007 में फर्स्ट ईयर थे उनका रिकॉर्ड मिल गया, जो स्मोकिंग करते थे और जो नहीं करते थे। कितने साल पुराना मिला? 5 साल पुराना मिल गया। आज सपोज 2012 है और मुझे 5 साल पुराना 2007 का रिकॉर्ड मिला, उस वक्त जो बच्चे फर्स्ट ईयर में थे जो स्मोकिंग कर रहे थे और नहीं कर रहे थे। इसका मतलब है मुझे पास्ट से एक्सपोजर का रिकॉर्ड मिल गया। ये रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच आ गई। अब हमें पता है लंग कैंसर डेवलप होने के लिए कितना साल चाहिए? 10 साल चाहिए। अभी तो भाई 5 साल पूरे हुए हैं, 2012 आया है। अब इसका मतलब है मजीद 5 साल मुझे वेट करना है 2017 तक। 2017 में जब आएगा तो मैं जाके लंग कैंसर की डेवलपमेंट देखूंगा। तो ये वाली पार्ट, ये वाला एस्पेक्ट किसका आ गया? प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट का। तो इसका मतलब है मैंने कुछ पार्ट, एक्सपोजर का पार्ट रेट्रोस्पेक्टिवली ले लिया, डिजीज का पार्ट प्रोस्पेक्टिवली ले लिया, दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। इससे भी मेरा अच्छा भला 15 साल तो फिर भी मेरे बच जाएंगे, 5 साल ही मजीद लगेंगे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं प्रोस्पेक्टिव एंड रेट्रोस्पेक्टिव कॉम्बिनेशन अप्रोच। ये भी समटाइम्स पॉसिबल। क्लियर? मेरा गला बिल्कुल बैठ गया बोल बोल के। आई होप कि आपको बेटे अच्छे से समझ आ गया हो, क्योंकि दिस इज समथिंग रियली रियली इंपॉर्टेंट, दिस इज वर्थ अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ये चीज आपको सारी जिंदगी काम आएगी। अच्छा, जो लास्ट पार्ट है कोहॉर्ट का, हमने एक बहुत बड़ी स्टडी, probably the biggest cohort study in the history of mankind, उसका नाम था द फ्रेमिंगम हार्ट स्टडी। द फ्रेमिंगम हार्ट स्टडी, पेज नंबर 183 के ऊपर मैं हूं। द फ्रेमिंगम हार्ट स्टडी, ये हिस्ट्री में probably सबसे बड़ी कोहॉर्ट स्टडी थी। और ये किस चीज पे थी? जो बेटे हमें सीवीडीज के जितने रिस्क फैक्टर्स पता है ना, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस के, कि जी कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने से सीवीडीज होता है, हाइपरटेंशन ज्यादा होने से सीवीडीज हो सकता है, ओबेसिटी होने से हो सकता है, फिजिकल इनएक्टिविटी होने से हो सकता है, सर्टेन एज ग्रुप्स के अंदर ज्यादा चांस, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हमें बताए थे फ्रेमिंगम हार्ट स्टडी। तो थोड़ा सा हम उसको देखते हैं कि क्या थी, कब हुई, कैसे हुई। तो जनाब फ्रेमिंगम हार्ट स्टडी स्टार्ट हुई थी 1948 में। फ्रेमिंगम एक छोटा सा टाउन था बेसिकली, यूएस में जो बॉस्टन सिटी है उससे कुछ 12 माइल्स दूर, बॉस्टन सिटी से 12 माइल्स दूर फ्रेमिंगम एक छोटा सा टाउन था, बल्कि है, ठीक है। इस टाउन की जो पॉपुलेशन थी दैट वाज 30,000 उस वक्त 1948 में, और इस पूरी 30,000 की पॉपुलेशन को हमने लिया था अपनी फ्रेमिंगम हार्ट स्टडी के अंदर।
ठीक है, इस 30,000 में से जो हमने फाइनली सैंपल सिलेक्ट किया वो था 5,000 लोगों का, यानी कंसिडर हमने पूरे टाउन की पॉपुलेशन को किया, और उस 30,000 में से जो इवेंचुअली सैंपल साइज सिलेक्ट किया वो था 5,000 लोगों का। किस बेस पे किया? प्रीडोमिनेंटली एज की बेस पे हमने किया। जो लोग 30 और 62 ईयर्स की एज के बीच में थे उन 5,000 लोगों को सिलेक्ट किया, 30 और 62। क्यों ऐसा किया? इस एज को कोई रीजन होना चाहिए ना, इसलिए ऐसा किया कि जो लोग बेटे 30 से यंग थे उनके अंदर नॉर्मली कार्डियोवास्कुलर सिम्टम्स, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं आती, और जो लोग 60 और 62 ईयर्स से ज्यादा थे उनमें नॉर्मली ऑलरेडी सीवीडीज आ चुकी होती हैं। तो फिर वो हमने 30 टू 62 के बीच के लोग लिए। अब हमने बहुत सारे एक्सपोजर्स को स्टडी किया और एट द एंड ऑफ फ्रेमिंघम हार्ट स्टडी उनको हमने डिटरमिन किया। वो कौन कौन से थे? पहला था जैसे एज, जैसे जैसे एज बढ़ती है सीवीडीज होने का चांस बढ़ता जाता है। दूसरा था हाइपरटेंशन, जिन लोग को हाइपरटेंशन होती है उनको सीवीडीज होने का चांस ज्यादा होते हैं। तीसरा था कोलेस्ट्रॉल, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है उनको सीवीडीज होने का चांस ज्यादा होता है। चौथा था स्मोकिंग एंड अल्कोहल, जिनको स्मोकिंग जो करते हैं और अल्कोहल जो ज्यादा पीते हैं उनको सीवीडीज होने का चांस ज्यादा होता है। पांचवा था फिजिकल इनएक्टिविटी, जो लोग फिजिकली इनएक्टिव होते हैं उनको सीवीडीज होने का चांस ज्यादा होता है। छठा था बॉडी वेट, जिन लोग का बॉडी वेट आइडियल से ज्यादा है उनको सीवीडीज होने के चांस ज्यादा होते हैं। और लास्ट था डायबिटीज मेलाइटिस, जिन लोग को डायबिटीज होता है उनको सीवीडीज होने के चांसेस ज्यादा। ठीक है, तो जनाब ये था हमारा फ्रेमिंघम हार्ट स्टडी। अच्छा, फ्रेमिंघम हार्ट स्टडी में भी बेटे हमने सेकंड अप्रोच यूज की थी, पॉपुलेशन वाली। पहले हमने पॉपुलेशन डिफाइन कर ली थी कि बस ये फ्रेमिंघम टाउन जो है इसको हम लेंगे, फिर हमने उसमें से वो सिलेक्ट कर लिया 30 टू 62। फिर हमने वेट किया कि कौन कौन एक्सपोजर डेवलप करते हैं। 30 से 62 ईयर्स वाला कौन सा डायबिटीज किसको होगी, किसका कोलेस्ट्रोल बढ़ेगा, किसको हाइपरटेंशन होगी, किसका बॉडी वेट बढ़ेगा, एक्सवाइजी जो भी मैंने आपको फैक्टर्स बताए। फिर हमने आगे फर्दर वेट किया कि इनमें से किस किस को सीवीडीज होती, तो हमने सेकंड अप्रोच यूज की, व्हिच वाज अ वेरी लॉन्ग अप्रोच। आई थिंक मैं अगर गलत नहीं हूं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, 28 इयर्स लॉन्ग ये स्टडी थी मेरा ख्याल है। ठीक है, तो आज ये जो हम इतने मजे से इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हमें पता है, वो क्यों पता है? थैंक्स टू द ऑल फेमस फ्रेमिंघम हार्ट स्टडी। ठीक, so that was all about cohort studies. नेक्स्ट जो हमारा लास्ट स्टडी डिजाइन है दैट इज RCTs, रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल्स, या इंटरवेंशनल स्टडी, या जिसको हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी भी कहते हैं। मेरी कोशिश तो बेटे थी ईद से पहले वो हो जाए, क्योंकि जाहिर है वो स्टडी डिजाइन ही हैं, तो इट वुड हैव बीन मच बेटर हैड वी डन दैट एज वेल। बट अब क्योंकि इंशाल्लाह ताला बीच में ईद आ गई है और मेरा ख्याल है जाहिर है नेक्स्ट वीक, तो मेरा ख्याल क्या यकीनन जाहिर है मंडे ट्यूसडे हमारी क्लास नहीं हो सकेगी, तो उसके बाद इंशाल्लाह फिर हमारा जो वीक होगा हम उसमें RCTs को डिस्कस करेंगे। फॉलोइंग दैट मैं आपको केस स्टडीज करवाऊंगा जिसके अंदर हम ऑड्स रेशो कैलकुलेट करना, रिलेटिव रिस्क कैलकुलेट करना, इन्हीं स्टडी डिजाइन से रिलेटेड जो केस स्टडीज होंगी वो सारी हम देखेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने प्लीज ये करना है कि अपना टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट नहीं करना, स्पेशली ये जो स्टडी डिजाइन्स हैं इनको आपने अच्छे से गो थ्रू करना है, और जनाब इनको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। और जो क्वेश्चंस होंगे आपके फिर वो आपने उनको नोट डाउन करते जाना है। हमारा इंशाल्लाह जब भी नेक्स्ट सेशन होगा सो वो क्वेश्चंस आपने में से कर लेने हैं, सो दैट आपको कोई भी किसी भी किस्म की कंफ्यूजन ना आए। ठीक है, क्योंकि स्टडी डिजाइन ऐसे हैं जब आप इनको बार बार पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में नए नए आएंगे। ठीक है, तो कि आपने थोड़ा सा इस चीज को देखें। अगर अभी के लिए किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क। नहीं,
सो दैट मीन्स वी आर गुड टू गो। ठीक है बेटे, हम इंशाल्लाह ताला ईद के बाद मिलेंगे। अंटिल देन स्टे सेफ और एपिडेमियोलॉजी पढ़ते रहना। ठीक है, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।